हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। हम लोग क्लास 10th की जो इतिहास की पुस्तक है उसे देख रहे थे और हमने राष्ट्रवाद का उदय, उसके कारण, परिणाम और प्रभाव को देखा था। उसके बाद जो है फ्रांस की क्रांति को देखे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग का जो टॉपिक है वह है नेपोलियन बोनापार्ट। कि नेपोलियन बोनापार्ट का जब यूरोप की राजनीति में, फ्रांस की राजनीति में आगमन हुआ तो उसकी क्या उपलब्धियां रही थी, उसने कैसे फ्रांस को बेहतर स्थिति में ले जाने का प्रयास किया, वो सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में पहला हम लोग देखेंगे। इसके बारे में हम लोग 3 टर्म में पढ़ेंगे, 3 भागों में बांट देंगे और इसको पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि पहले नेपोलियन का जीवन परिचय देखेंगे, फिर इसके द्वारा जो कार्य किया गया, वहाँ पे सुधार किया गया, उसको देखेंगे, और राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में इसकी क्या भूमिका रही थी वो देखेंगे। और इस तरीके से यह जो टॉपिक है वो कंप्लीट होगा। तो चलिए देखते हैं नेपोलियन के बारे में। नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन ये बोनापार्ट वंश का था। नेपोलियन जो था वो बोनापार्ट वंश का था। नेपोलियन बोनापार्ट। इसका पहले हम लोग जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय। जीवन परिचय में कुछ पॉइंट है, उसको ध्यान रखना है। जैसे इसका जो जन्म हुआ था वो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। 15 अगस्त 1769 को। जन्म स्थान की अगर बात करें, जन्म स्थान की बात करें तो कोर्सिका द्वीप पर हुआ था। ये फ्रांस में ही है। आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो वंश था, इसके वंश का नाम था बोनापार्ट। इसके वंश का नाम था बोनापार्ट। और ये प्रारंभ में नेपोलियन जो था वो एक सैनिक था। इसके बाद देखेंगे कि प्रथम कौंसल का पद संभाला, डायरेक्टरी पद को खत्म कर दिया था और उसके स्थान पर लाया था कौंसल पद। तो प्रथम कौंसल बना ये 1799 में, और फ्रांस का सम्राट बनता है 1804 में। फ्रांस का सम्राट 1804 में। और इसका जो निधन है, इसका निधन 1821 में होता है सेंट हेलेना द्वीप पर। सेंट हेलेना द्वीप पर। तो ये इसका जीवन परिचय के बारे में इतना पॉइंट याद रखना है जो ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी बेहतर है। देखिए क्या देखें, इसमें ध्यान रखना है कि नेपोलियन का जो हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं, तो नेपोलियन का जीवन परिचय देखेंगे। तो इसका जो जन्म है वो 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। इसका जन्म स्थान जो है वो कोर्सिका द्वीप में, जो फ्रांस के अंतर्गत ही आता है। वंश बोनापार्ट वंश था। प्रारंभ में एक सैनिक था। प्रारंभ में क्या था? एक सैनिक था। और अपनी बुद्धि, कौशल, क्षमता के, अपनी योग्यता के आधार पे, योग्यता के बल पे ये जो है आगे बढ़ता गया। और वहाँ पर जो डायरेक्टरी का पद था, डायरेक्टरी का पद का मतलब हुआ कि जो राजा को सलाह देने वाली एक संस्था बनाई गई थी, उस डायरेक्टरी के पद को ख़त्म करके ये प्रथम कौंसल बना 1799 में, और फ्रांस का सम्राट बन गया 1804 में। और इसका निधन हुआ 1821 में सेंट हेलेना द्वीप पर। यह इसका जीवन परिचय है। अब हम लोग देखेंगे
कि नेपोलियन के द्वारा किया गया कार्य, क्या क्या कार्य किया था नेपोलियन। तो देखिए, जैसे ही सम्राट बना फ्रांस का, सबसे पहले इसने नेपोलियन संहिता लागू किया। नेपोलियन संहिता, ये जो नेपोलियन संहिता था ये क्या था, तो नेपोलियन संहिता में इसने क्या किया कि राजनीतिक और आर्थिक नीतियों को तय किया। देश की स्थिति को सुधारने के लिए राजनीतिक बिंदुओं पर चर्चा किया और आर्थिक बिंदुओं पर भी चर्चा किया, और उसका जो संग्रह तैयार किया राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं का, वही संग्रह जो है नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है, और उसे वो 1804 में लागू किया था। तो पहला काम क्या किया, नेपोलियन संहिता लागू किया, जिसमें देश की राजनीतिक और आर्थिक नीतियाँ के बारे में बताया गया था। फिर इसने क्या किया, सामंत व्यवस्था को ख़त्म किया। सामंत व्यवस्था कहने का मतलब है जो ऊंचे अधिकारी लोग थे, जिनके पास बड़े बड़े ज़मीन होते थे, ज़मीन का बहुत बड़ा क्षेत्र होता था, जो किसानों से ज़मीन हड़पी जाती थी वो बड़े बड़े जागीरदारों को दी जाती थी। तो इसने क्या किया कि सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया, और जो भी किसानों की थी उन किसानों में उन ज़मीनों को वितरण कर दिया, बांट दिया। तो पहला काम किया नेपोलियन संहिता लागू किया। दूसरा काम किया कि सामंती व्यवस्था को ख़त्म कर दिया। फिर आगे क्या किया, एक मुद्रा का प्रचलन किया। एक मुद्रा मतलब, इसके पहले होता यह था कि फ्रांस के क्षेत्र में कोई और मुद्रा चल रही है, फ्रांस का अधिकार जिन क्षेत्रों पे है वहाँ पे कोई और मुद्रा चल रहा है, फ्रांस के अंतर्गत जो अलग अलग प्रांत हैं वहाँ कुछ और मुद्रा चल रहा है। नेपोलियन का किया कि एक मुद्रा का प्रचलन किया कि पूरे क्षेत्र में जो है एक मुद्रा चलेगा। तो ये भी इसके लिए अच्छा बात था। इसके बाद इसने यातायात और संचार व्यवस्था को दुरुस्त किया, व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधे का विकास किया, और इसके साथ ही कृषि का विकास किया। तो इन सब विकास से हुआ ये कि किसानों और मजदूरों दोनों की स्थिति में सुधार हुआ। और इसके साथ ही क्या किया कि नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले नियुक्ति में योग्यता का आधार नहीं था, ये बोला कि अब जिसमें जो योग्यता होगा वही ऊंचा पद प्राप्त करेगा। मतलब ये कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मजदूर का बेटा भी राजा बन सकता है अगर उसमें योग्यता है। तो ये काम किया। उसके बाद इसने और क्या किया कि इटली में ट्रांसपेडेन और सिसेलपाइन राज्य का गठन किया, और जर्मनी में राइन संघ का गठन किया। तो ये सब जो थे नेपोलियन बोनापार्ट के कार्य थे। तो जो अभी हम लोग जिन जिन बिंदुओं पर चर्चा किए हैं उन सबको देखिए, एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग का टॉपिक हो जाएगा यहाँ पे एक नेपोलियन द्वारा किए गए कार्य। नेपोलियन द्वारा किए गए कार्य। नेपोलियन द्वारा किए गए कार्य। तो पहला क्या किया, नेपोलियन संहिता लागू किया। नेपोलियन संहिता लागू किया। फिर क्या किया, सामंती व्यवस्था खत्म कर दिया। सामंती व्यवस्था, जो उच्च जागीरदार थे, उच्च अधिकारी लोग थे, जिनके पास बहुत बड़ा भूमि का क्षेत्र हुआ करता था, वो खत्म कर दिया। फिर क्या किया, कृषि का विकास किया। व्यापार वाणिज्य पर ध्यान दिया। व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग धंधे का विकास किया। व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग धंधे का विकास किया। नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया। नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया। इसके बाद और क्या किया, इटली में सिसेलपाइन
पाइन व ट्रांसपेडेन और जर्मनी में राइन संघ स्थापना किया। राइन संघ की स्थापना किया। देखिए क्या क्या कर दिया नेपोलियन। सबसे पहले तो जब नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना 1804 में, तो काफ़ी सुधार किया, और वो जो सुधार किया उसको हम लोग देखे हैं कि पहला काम जो इसका रहा है वो नेपोलियन संहिता लागू किया था 1804 में। और इसमें क्या था? इसमें था आपको राजनीतिक और आर्थिक नीतियों के बारे में चर्चा किया गया था कि किस तरीके से देश की राजनीतिक स्थिति को सुधारना है और किस तरीके से देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। तो ये नेपोलियन संहिता था। उसके बाद सामंती व्यवस्था खत्म कर दिया। बड़े बड़े जागीरदारों के पास, उच्च अधिकारियों के पास बड़े बड़े भूमि का खंड हुआ करता था, भूमि का क्षेत्र हुआ करता था, उसे समाप्त कर दिया गया। इससे किसानों को बहुत ज़बरदस्त फायदा हुआ। फिर आगे काम क्या किया? कृषि का विकास किया, व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग धंधे का विकास किया ताकि लोगों को रोजगार मिले, मजदूरों को उत्थान हो, उनकी स्थिति में सुधार हो। फिर नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया। नियुक्ति में योग्यता का आधार ये सबसे बड़ा समस्या था उस समय का। तो बोला कि नहीं, अब जिसमें योग्यता होगा वही अब ऊंचा पद या कोई भी पद प्राप्त करेगा। इटली में सीसेल पाइन और ट्रांसपेडेन और जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया था। ये राइन संघ का स्थापना जो है 1806 में किया था। अच्छा, एक चीज़ और, अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये हम लोग सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। जैसे ही चैप्टर खत्म होता है, इन पूरे चैप्टर का यूरोप में राष्ट्रवाद के अंतर्गत जो पूरा टॉपिक है, वो पूरे टॉपिक का जो ऑब्जेक्टिव है वो आप सबको दे दिया जाएगा। तो अभी हम लोग सिर्फ केवल और केवल सब्जेक्टिव बातें कर रहे हैं, जहाँ से सब्जेक्टिव प्रश्न बनने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। तो ये हो गया नेपोलियन द्वारा किए गए कार्य। नेपोलियन संहिता लागू किया, सामंती व्यवस्था खत्म किया, कृषि का विकास किया, व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग धंधे का विकास किया, नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया, इटली में सीसेल पाइन, ट्रांसपेडेन और जर्मनी में राइन संघ की स्थापना किया था। तो ये क्या हो गया? नेपोलियन के द्वारा किए गए कार्य हो गए। देखिए हम लोगों ने क्या देखा, नेपोलियन का टॉपिक था नेपोलियन के बारे में, और यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। और एक बड़ा प्रश्न, फेमस प्रश्न है जो इसका बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में, राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका थी। तो यहाँ से ये जो प्रश्न है बहुत पूछता है, तो उसे भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा, नेपोलियन बोनापार्ट का जीवन परिचय, इसके द्वारा किए गए कार्य। अब हम लोग ये देखेंगे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो किस तरीके से राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया था। तो देखिए, नेपोलियन जो राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार किया है उसे हम लोग दो रूपों में देखते हैं। दो रूपों में कहने का मतलब है कि पहला तो ये कि अपने क्षेत्र में सुधार करके। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि अपने क्षेत्र में सुधार किया, इतना सारा काम किया बेहतर, इससे इसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, देश की स्थिति सुधर गई। तो ये देखा देखी अन्य पड़ोसी जो राज्य थे, पड़ोसी जो देश थे, वहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई और उनको लगा कि जब फ्रांस का सम्राट, फ्रांस का शासक अपने क्षेत्र में इतना बेहतर सुधार कर सकता है तो हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं होगा, हमारा शासक ऐसा क्यों नहीं कर सकता है। तो उन लोगों के मन में जो राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई, उसके कारण उन लोगों ने अपने क्षेत्रों में आंदोलन किया, विद्रोह किया और स्थिति को सुधार करने का प्रयास किया। तो कहीं न कहीं पड़ोसी देशों के जनता के मन में जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, उसका क्रेडिट किसको जाएगा? नेपोलियन को ही जाएगा। नेपोलियन कहने किसी को नहीं गया था कि हम अपने यहाँ सुधार कर लिए, तो तुम लोग अपने यहाँ सुधार करवा लो। लेकिन जो लोग प्रेरित हुए थे वो इसी को देख के प्रेरित हुए थे। उनके मन में जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, अपने देश हित के लिए जो मन में विचार आया, वो सब किसके कारण आया था? नेपोलियन के कारण आया था। तो पहला तो काम ये किया नेपोलियन कि अपने क्षेत्र में सुधार किया, तो इससे पड़ोसी देशों के जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, इससे राष्ट्रवाद का प्रसार हुआ।
दूसरा जो भाग है, ये दूसरा रूप कहेंगे, दूसरा तरीका क्या था, पड़ोसी देशों पे आक्रमण करके, यानी कह सकते हैं कि नेपोलियन की साम्राज्यवाद की नीति। अब नेपोलियन की साम्राज्यवाद की नीति या आक्रमण करके, इसका क्या मतलब है, तो नेपोलियन जिन देशों पे आक्रमण करता था वहाँ के जनता के मन में अपने देश के प्रति राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। स्वाभाविक सी बात है, किसी भी देश पे आक्रमण अगर होगा तो वहाँ की जो जनता है, जो भी जनता है वहाँ के, उनको तो अपने देश के लिए राष्ट्रवाद की भावना जो है वो तो जागृत होगी। उन्हें लगेगा कि हमें अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, अपने देश की सुरक्षा करनी चाहिए, बचाना चाहिए इसको, तो राष्ट्र हित के लिए वे आगे आएंगे। तो उनके मन में जो राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही है, इसका भी क्रेडिट किसको जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट को जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आक्रमण कर रहा है किसी देश के ऊपर, तो वहाँ की जनता के अंतर्गत मन में जो है क्या, राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो रही है। तो हम क्या अभी देखें कि राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन ने जो काम किया उसे हम लोग कितने रूपों में देखते हैं, 2 रूपों में। पहला क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा अपने क्षेत्र में सुधार करके, और दूसरा क्या हो जाएगा, बाहरी देशों पे आक्रमण करके। तो इसको देखिए, अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, समझने का प्रयास करेंगे। इसे लिखेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में प्रचार प्रसार में नेपोलियन की भूमिका, इसे देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कि नेपोलियन के द्वारा राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार नेपोलियन के द्वारा राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार जो किया गया उसे हम 2 रूपों में देखते हैं, पहला हो जाएगा अपने क्षेत्र में सुधार करके, तो इसमें क्या लिखा जाएगा, ये जो नेपोलियन ने जो कार्य किया है, इनमें से 2-4 पॉइंट को लिख देंगे कि अपने क्षेत्र में काफ़ी सुधार किया। लिख देंगे कि कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन इत्यादि बहुत सारा काम किया था। तो ये सब लिख देंगे। इसको बढ़िया से लिखेंगे सेंटेंस बना करके, आप लोग सेंटेंस बना के लिखिएगा इसको, कि नेपोलियन जो है अपने क्षेत्र में जो सुधार किया वो क्या किया, कृषि का विकास किया, उद्योग धंधे का विकास किया, व्यापार को बढ़ावा दिया, परिवहन को बेहतर किया, यातायात परिवहन जो बोल रहे हैं, संचार को बेहतर किया, एक मुद्रा का प्रचलन किया था, है ना, सामंती व्यवस्था को ख़त्म किया था, नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया था। ये सब पॉइंट जो है इसमें नोट हो जाएगा। ये तो हो गया। और इसी में लिख देंगे कि इससे जब इसके काम को लिख देंगे उसके बाद लिखेंगे कि इससे पड़ोसी देशों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, बाहरी देशों पे आक्रमण करके, बाहरी देशों पर आक्रमण करके। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखिएगा कि नेपोलियन जब बाहरी देशों पे आक्रमण करता था, बाहरी देशों पे
आक्रमण करता था तो वहाँ के जनता के मन में अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव की भावना उत्पन्न होती थी, देश सेवा की भावना होती थी, यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती थी। तो कहीं ना कहीं नेपोलियन के कारण ही हुआ। तो ये बात इसमें लिखेंगे कि जिन देशों पर नेपोलियन आक्रमण करता था वहाँ भी राष्ट्रवाद का उदय होता था, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती थी। ऐसे लिखेंगे, राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती थी। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए, अभी हम लोगों ने क्या देखा? तो अभी हम लोगों ने देखा नेपोलियन के द्वारा राष्ट्रवाद को प्रचार प्रसार में जो योगदान किया था, है ना, उसको देखेंगे। देखिए, नेपोलियन जो है राष्ट्रवाद का जो प्रचार प्रसार किया, दो रूपों में उसे हम देखते हैं। एक बार पढ़ते हैं इसको कि नेपोलियन के द्वारा राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार जो किया गया उसे हम दो रूपों में देखते हैं। पहला, अपने क्षेत्र में सुधार करके डैश दे देंगे, और जो सुधार किया है ढेर सारे बातों को लिख देंगे यहाँ पे सेंटेंस बना के कि नेपोलियन अपने क्षेत्र में कृषि का विकास किया, उद्योग का विकास किया, व्यापार, संचार, है ना, परिवहन, हर क्षेत्र का विकास किया। और इससे क्या हुआ कि इससे पड़ोसी देशों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। फिर दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बाहरी देशों पर आक्रमण करके डैश देंगे इसको, और इसमें क्या लिखागा कि जिन देशों पर नेपोलियन आक्रमण करता था वहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती थी। अतः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के प्रसार में नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो अगर यहाँ पे अगर नीचे नहीं दिखेगा तो जो हम बोल रहे हैं उसको अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, वो पॉइंट लिखा जाएगा। तो चलिए एक बार रिपीट कर देते हैं। आज जो है सो हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में देख रहे थे कि नेपोलियन बोनापार्ट का जब आगमन हुआ फ्रांस की राजनीति में तो वहाँ क्या क्या सुधार हुआ, क्या क्या ये काम किया। तो पहले देखते हैं इसका जीवन परिचय। जन्म 15 अगस्त 1769 को हुआ। जन्म स्थान कोर्सिका द्वीप फ्रांस में हुआ। और वंश जो था बोनापार्ट वंश का था। प्रारंभ में ये सैनिक था। अपनी बुद्धि और कौशल क्षमता के बल पे ये जो है डायरेक्टरी के पद को ख़त्म किया और प्रथम कौंसल का पद लाया। और इस पद को कब लाया था? 1799 में। 1799 में ही प्रथम कौंसल बना और फ्रांस का सम्राट ये बन गया 1804 में। इसका जो निधन है 1821 में हुआ था सेंट हेलेना द्वीप पर। किस तरीके से इसका निधन हुआ है, कौन सा युद्ध लड़ा था, उसके बाद इसको कैद कर लिया गया था, वो सब आगे हम लोग देखेंगे। बस अभी यहाँ पे जीवन परिचय देख रहे हैं। फिर हम लोग देखें कि नेपोलियन के द्वारा किए गए कार्य। तो कार्य क्या किया? नेपोलियन संहिता लागू किया। इसमें क्या था? तो देश की आर्थिक और राजनीतिक नीतियाँ थी इसमें। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया, कृषि का विकास किया, व्यापार वाणिज्य एवं उद्योग धंधे का विकास किया, नियुक्ति में योग्यता को आधार बनाया, इटली में सिसेल पाइन ट्रांसपेडेंट और जर्मनी में राइन संघ का स्थापना किया। ये सब इसके काम थे नेपोलियन बोनापार्ट के। अब अगला क्या था कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में नेपोलियन की भूमिका। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि नेपोलियन के द्वारा राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार जो किया गया उसे हम दो रूपों में देखते हैं। एक, अपने क्षेत्र में सुधार करके, आपको पता है कि क्या क्या सुधार किया था, उन बातों को यहाँ पे लिख देंगे। फिर इससे पड़ोसी देशों में क्या हुआ? राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई। और दूसरा पॉइंट हो जाएगा बाहरी देशों पे आक्रमण करके। इसमें क्या लिखेंगे कि जिन देशों पे आक्रमण करता था वहाँ भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती थी। तो अतः हम कह सकते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में
नेपोलियन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में बेहतर ढंग से आया होगा। और इस टॉपिक का जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार में नेपोलियन की भूमिका। इसको आप बनाइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अब एक नए लेक्चर, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।